System. Hello friends, this is Dr. Rishikesh Tiwari on the online platform of the Sian Academy. As I have started one chapter from the animal physiology, that is endocrine. This is second lecture जो है in the endocrine system. endocrine system का ये दूसरा लेक्चर है. पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा था. इंट्रोडक्शन बेसिकली ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड टाइप्स क्या होते हैं, ग्लैंड की ओरिजिन और टाइप, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था. इसके बाद उसमें जो है हम लोगों ने टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हार्मोन्स कितने तरीके के होते हैं, उनके फंक्शनल के बेस पे, उनके सर्कुलेशन के बेस पे, और एक जनरल मैकेनिज्म डिस्कस किया था कि जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, कि मतलब हार्मोन के एक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या होता है, हार्मोन क्यों जो है आपका उसके लिए डक्ट नहीं रखी गई है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेटरी केमिकल्स के लिए डक्ट नहीं पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, ये सारी चीज़ों पे हमने एक पहले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था जिसमें हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं. तो उसी को हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे आगे. जो है नेचर, केमिकल नेचर क्या होता है हार्मोन्स का, एंडोक्राइन सिस्टम का, ये लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग जो है केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स कहते हैं के बारे में डिस्कस करेंगे. तो हार्मोन क्या था, एक केमिकल मैसेंजर था जिसके लिए सेल के सरफेस पे रिसेप्टर पाए जाते हैं. एंड जैसे ही हार्मोन्स को लाइगेंड भी कह सकते हो, केमिकल मैसेंजर है उसको लाइगेंड भी कहते हैं. और जैसे ही लाइगेंड क्या करता है, जा करके बाइंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द आपका रिसेप्टर, सेल सरफेस ऑफ द रिसेप्टर, सेल सरफेस रिसेप्टर पे काम करेगा, या साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर उस पर काम करेगा. तो ये सारी चीज़ों को हम लोग आगे अब डिस्कस करने जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए है ये आपका एंडोक्राइन का, ये एंडोक्राइन सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है. एंडोक्राइन सिस्टम जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन CSIR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि CSIR के एग्ज़ाम में एक एक नंबर, एक एक मार्क्स के बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं. अगर आपको हमारे जो है इंट्रोडक्शन वीडियो से या आने वाले जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, अगर आपको लगता है कि इसमें जो है कंटेंट है, आपकी समझ इम्प्रूव हो रही है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप जो है एक मेरी मदद कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी बेनिफिट हों. और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप उसको जो है लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, जो है इससे थोड़ी मदद मिलेगी, हमें भी जो है इस्टेब्लिश करने में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मदद मिलेगी. तो ये इतनी जो है आपसे मदद ज़रूरत है. और हम रेगुलरली आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे. और पूरा एक, चूँकि अभी एक मेल आया है, मेल के थ्रू CSIR के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो एक मेल अभी जो है आया है. और चूँकि ये मिनिस्ट्री जो आपका एजुकेशन का जो आपका फेलोशिप वाला पार्ट है, वो जो हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं, तो उनका एक मेल आया है. उसमें ये कहा गया है कि 2021 का जो CSIR दिसंबर होना था, CSIR नेट का एग्ज़ाम जो होना था, वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें ये दिखाया गया है कि GDP जो है बहुत लो हो गई है और फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं. तो इसलिए जो है इसको 2021 के लिए कैंसिल कर दिया गया. और जिसको अब जो है नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ नवंबर पर ईयर में एक बार कराया जाएगा. जो एग्ज़ाम है उसको एक बार कराया जाएगा, और वो भी होगा आपका फर्स्ट या सेकंड नवंबर ऑफ दैट ईयर. तो इस बार जो है जो आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको नवंबर के महीने में 2022, नवंबर 2022 के जो है फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको एग्ज़ाम जो है देने को मिलेगा. तो लगभग आपके पास एक प्रिपरेशन के लिए 1 साल का समय मिल जाएगा. आप इस तरीके से 1 साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो. एक बार पूरे कोर्स को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि 6 महीने का कोर्स होता था, तो आप प्रिपेयर करते रहते थे. तो कोचिंग में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि सारे 13 यूनिट को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होता है. लेकिन अगर आपको 1 साल मिल रहा है, जो कि पहले भी यही होता था, एक बार में जो है साल में एक भी बार होता था, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है. आप अगर अच्छे से ईमानदारी से प्रिपरेशन करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके सारे यूनिट, लगभग 10 यूनिट से ज़्यादा आपको तैयार हो जाएगा. और जब आप 10 यूनिट पे अपनी कमांड बैठा लेंगे, कर लेंगे, तो आपको आसानी से जो है
जो है आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आप 120 या इससे ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे और अच्छी रैंक आप अटेंड कर सकते हैं। तो हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सारे टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक के कौन से कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये हाउ टू प्रिपेयर करके एक हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। CSIR का इंट्रोडक्शन, जो बिल्कुल नए हैं, जिनको नहीं पता है कि सेक्शन कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेक्शन में कितने ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं और क्या मार्किंग स्कीम होती है, सारी चीज़ें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। तो जो नए स्टूडेंट है उसको जरूर देखें उस वीडियो को, उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। दिस इज लेक्चर नंबर 2 होता है, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केमिकल नेचर क्या होता है, हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या है, केमिकली हार्मोन्स क्या है। जैसे आपको पता है कि एंजाइम्स के बारे में एक कंपैरिजन पढ़ा जाता है, क्योंकि दोनों का कुछ न कुछ काम है बॉडी के अंदर। एक जो है केमिकल मैसेंजर की तरह काम करता है, दूसरा एक बायोकैटलिस्ट होता है एंजाइम। एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि बायोकेमिस्ट्री पार्ट से आता है, जिससे लगभग आपको जो है 6 से 10 क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेटली मिल जाएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स, तो एंजाइम का केमिकल नेचर आपको पता है कि एंजाइम का केमिकल नेचर केवल आपका प्रोटीन होता है, मतलब एंजाइम केवल प्रोटीन से बना होता है, ये याद होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दे, जैसे राइबोजाइम्स जो होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड जो कि RNA होता है, नहीं तो सारे मोस्ट ऑफ द एंजाइम आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे केमिकल नेचर अगर आप हार्मोन्स का देखेंगे, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स की बात अगर करेंगे तो ये प्रोटीन के साथ साथ, ये केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन के साथ साथ किससे बना होता है, तो देखेंगे हम लोग। तो केमिकल नेचर में अगर हम देखें तो कैटेगरी बना लेते हैं। कैसे, देखिए इसकी जो है 4 कैटेगरी होती है। कैटेगरी जो है इसकी 4 हो जाएगी, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड का हार्मोन्स होगा। हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन, इसका नेचर हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो किसके बने होते हैं, पॉलीपेप्टाइड के बने होंगे या तो प्रोटीन के बने होंगे। और इनको याद करने का जो है एक तरीका भी हम आपको बताएंगे, कैसे आप इनको मेमोराइज कर सकते हो और याद कर सकते हो। तो दूसरा जो हार्मोन्स है उसका नाम है, वो जो किसका बना होता है, वो स्टेरॉइड का बना होता है। स्टेरॉइड एक तरह का डेराइव्ड लिपिड होता है। अगर लिपिड के बारे में आपको जानकारी है तो उसी में सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंजुगेटेड या डेराइव्ड लिपिड, 3 तरह की लिपिड होती हैं। तो उसी में हम लोग देखेंगे स्टेरॉइड नेचर का लिपिड होता है, मतलब कि हार्मोन्स हो सकता है। दूसरा जो होता है वो अमीनो एसिड नेचर का हार्मोन्स भी होता है बॉडी के अंदर। अमीनो एसिड नेचर का हार्मोन्स है जो अमीनो एसिड से डिराइव्ड होता है, उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में जो होता है हमारा जो है फैटी एसिड डेरिवेटिव भी हार्मोन्स होता है, फैटी एसिड डेरिवेटिव भी हार्मोन्स होता है। तो कैसे आप याद रखोगे, आपको हार्मोन्स का केमिकल नेचर पता हो रहेगा, क्योंकि आप सिग्नलिंग जब पढ़ोगे, सिग्नलिंग वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको एटलीस्ट लाइगेंड जो है या हार्मोन्स जो है उसका केमिकल नेचर पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको केमिकल नेचर पता रहेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह की सिग्नलिंग को वो फॉलो करेगा। अगर आपको केमिकल नेचर ही नहीं पता रहेगा तो आप नहीं पता कर पाओगे कि सिग्नलिंग कैसी होती है, किस तरह की सिग्नलिंग प्रोसेस को वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए जो है केमिकल नेचर हमने आपको बता दिया कि केमिकल नेचर में इसका जो है पहला केमिकल नेचर होता है पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर का हो जाएगा। दूसरा जो था स्टेरॉइड नेचर का हो जाएगा, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स होता है। तीसरा अमीनो एसिड, और चौथा जो है फैटी एसिड नेचर का हार्मोन होता है। तो पहला आपका पॉलीपेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, अमीनो एसिड, और ये तो 4 केमिकल नेचर होते हैं। जबकि हमने आपको बताया कि एंजाइम का केमिकल नेचर क्या होता है, वो केवल प्रोटीन का बना होता है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम, 99% से ज़्यादा एंजाइम जो होते हैं वो केमिकली दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन होते हैं। तो अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, पहले हम लोग ये देख लें कि जो कम है, जो जिनका केमिकल नेचर कम है, मतलब नंबर ऑफ हार्मोन्स जिस कैटेगरी में कम है, पहले हम उनको याद कर लेंगे। अगर हम उनको याद कर लेते हैं तो हमें बड़े कैटेगरी को याद करना नहीं पड़ेगा, और आप दिमाग में बस बैठा लेंगे कि अगर इनको इनका केमिकल नेचर हमें पता है तो बाकी जो भी हार्मोन्स होंगे उनको हम लोग पॉलीपेप्टाइड में डाल देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा ग्रुप पॉलीपेप्टाइड का कौन होता है, हार्मोन्स का कौन होता है, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन होता है। तो पहला देखेंगे सब जिसके पास सबसे कम है तो ये है फैटी एसिड।
फैटी एसिड आपको पता है कि ये जो है क्या होता है, लिपिड का जो है सबसे बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाला आपका पार्ट है। ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि वाटर इनसोल्यूबल होता है। ये जो है बेसिकली जो है इवन चेन नंबर ऑफ कार्बन, इवन जो है कार्बन नंबर से बना होता है, और लॉन्ग चेन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होता है फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जो होता है एक तरह का नॉन पोलर कंपाउंड के रूप में भी इसको बोल सकते हो कि एक तरह का नॉन पोलर कंपाउंड है। और फैटी एसिड में भी आप देखेंगे कि कौन सा फैटी एसिड, बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, इसमें क्या होता है कार्बन 20 वाला फैटी एसिड है। फैटी एसिड कार्बन 20 को कहते हैं हम लोग इकोसानोइड्स कहते हैं, इकोसानोइड इसका नाम है। इकोसानोइड जो होता है इसके अंदर जो है आइकोसा का मतलब ही 20 होता है, आइकोसा मतलब 20, कार्बन 20 जो होता है इसको आइकोसानोइड्स भी कहते हैं, जिसको फैटी एसिड में रखा गया है। तो आइकोसानोइड्स कौन सा कार्बन 20 वाले फैटी एसिड का नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अरेकिडोनिक एसिड होता है। अरेकिडोनिक एसिड जो होता है इसका नाम ये ही हमारा आइकोसानोइड में आता है। अरेकिडोनिक एसिड जो होता है हमारा यही है जिसमें 20 कार्बन पाए जाते हैं, ये फैटी एसिड है। तो 20 कार्बन में एक हार्मोन्स हम लोग देखेंगे, इसमें केवल एक हार्मोन्स एग्जाम्पल में आता है, इसको आपको याद रखना है, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स पाया जाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है और एक ही हार्मोन्स है जो कार्बन 20 के जो है केस में पाया जाता है। कार्बन 20 केस में देखो एक ही हार्मोन्स पाया जाता है जिसका नाम आपको याद रखना है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा कि नाम है, पहले नाम जो है इसमें देखो प्रोस्टाग्लैंडिन में पहला नाम क्या है, प्रोस्ट्रेट से मतलब रखा है। पहले ये देखा गया कि ये जो हार्मोन्स है एक तरह का जो है इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स होता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन काज करता है बॉडी के अंदर, और ये प्राइमरी जो है डिफेंस मैकेनिज्म होता है। बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब अलार्म है, अलार्म का बजना, मतलब ये पता करना है कि डेंजर सिग्नल हो गया है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड जो है एक्टिविटी होनी चाहिए। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जो है सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, वॉन यूलर ने डिस्कवर किया था। प्रोस्टाग्लैंडिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है वॉन यूलर, और इन्होंने देखा कि होता है कि पहले ये प्रोस्टेट ग्लैंड से बनती थी जो कि मेल में पाया जाता है। तो ऐसा पहले माना जाता था कि ये हार्मोन्स केवल मेल से सिंथेसाइज होता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। लेकिन बाद में ये देखा गया कि हार्मोन्स बॉडी की हर सेल बनाती है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी सिंथेसाइज दिस हार्मोन्स दैट हैज द केमिकल नेचर जो है फैटी एसिड, 20 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड नोन एज द अरेकिडोनिक एसिड। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि फैटी एसिड के हार्मोन्स कौन से होते हैं, पहला एक ही याद रखना है, तो ये कैटेगरी हमारी खत्म हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो अमाइनो एसिड के हार्मोन्स आपको पता होना चाहिए, इसमें भी छोटा ही है, 2 हार्मोन्स बस याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अमीनो एसिड के हार्मोन्स में हमारे 2 ग्लैंड बेसिकली आती हैं, एक होता है थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम है थायरॉक्सिन, एक होता है थायराइड ग्लैंड का जो एक हार्मोन्स है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। थायराइड ग्लैंड जैसा कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, 30 ग्राम लगभग इसका वेट होता है, और लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी इज द लीवर। लीवर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन नहीं, केवल बड़ी ग्लैंड होती है। तो इसका केमिकल नेचर क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। और दूसरा जो हमारा है, दूसरा जो आपका हार्मोन्स इस अमीनो एसिड के केमिकल नेचर का होता है उसका नाम है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है। तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स भी क्या होते हैं, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स भी जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो ये 2 याद रखना है आपको कि बस केवल एड्रिनल मेडुला और जो है थायरॉक्सिन आर द 2 हार्मोन्स। थायरॉक्सिन कहाँ से बनता है, थायराइड ग्लैंड से बनता है। थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक थायरॉक्सिन बनता है जिसका केमिकल नेचर क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया, और दूसरा हार्मोन्स भी बनता है जिसका केमिकल नेचर क्या है, जिसका केमिकल नेचर होता है, दूसरे हार्मोन्स को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जो है पॉलीपेप्टाइड होता है तो उसमें जो है आपका देखेंगे केमिकल नेचर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि मतलब कि थायराइड ग्लैंड्स हो चाहे जो है आपका वो हो, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि मतलब थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स,
थायरॉक्सिन है वो वाला अमीनो एसिड का नेचर का होगा। लेकिन इसी थायराइड ग्लैंड से एक दूसरा हार्मोन्स भी पाया जाता है जिसका जो कैल्सीटोनिन होता है। तो कैल्सीटोनिन बेसिकली किससे बना होता है? पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, पॉलीपेप्टाइड नेचर होता है। और एडिनल मेडुला से एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन दोनों हम लोग देखेंगे। तो ये आपको छोटे छोटे हार्मोन जब अगर याद कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड वाला पार्ट है दैट इज स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स क्या होता है। तो स्टेरॉइड नेचर में भी दो ही हार्मोन्स है, इसलिए आप आसानी से याद कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, यहाँ देखो क्या होता है कि एक होता है हमारा जो होता है पहला एडिनल कॉर्टेक्स। तो एडिनल मेडुला आपने यहाँ देख लिया। और एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, एडिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होते हैं, इन हार्मोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स होता है। एडिनल कॉर्टेक्स में देखेंगे हम अलग अलग जोन होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, इनसे अलग अलग हार्मोन्स बनते हैं। उन हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है? हमारा स्टेरॉइड नेचर होता है। तो ये पहला हार्मोन्स हो गया। दूसरा जो गोनैड्स के हार्मोन्स होते हैं, गोनैड्स के हार्मोन्स जो है आपके थोड़े से तीन मतलब देखेंगे। गोनैड्स के हार्मोन्स तीन होते हैं। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन एक पावरफुल एंड्रोजन है, और चूंकि ग्रुप और उसका क्या है? एंड्रोजन है, तो उससे एक टेस्टोस्टेरॉन होता है। और जो है दूसरा जो हार्मोन्स हमारा होता है इसी स्टेरॉइड केमिकल नेचर का, वो होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल, इन केस ऑफ फीमेल के जो है ओवरी से रिलीज होने वाला हार्मोन्स है। और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो टेस्टिस से रिलीज होने वाला हार्मोन्स है। तो दो ये हार्मोन्स और हो जाएंगे जिनका केमिकल नेचर स्टेरॉइड हो जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो अब जो है आपको ये ध्यान देना है कि अगर इन हार्मोन्स का नाम आपको याद हो जाए, आसानी से याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल 4 से 5 हम आपको याद करा रहे हैं। अगर आप 5 को याद कर लोगे तो आपको बाकी जितने भी हार्मोन्स होंगे उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप उनको किस में रख सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हार्मोन्स कितने होते हैं। आप देखिए हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स जो होते हैं, हाइपोथैलेमस के कितने हार्मोन्स होते हैं? टोटल हम लोग डिस्कस करेंगे 9 हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस के कुल 9 हार्मोन्स होते हैं, ये देखना है। इसके बाद पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं, पिट्यूटरी के भी जो होते हैं आपके लगभग 9 हार्मोन्स ही होते हैं। तो 9 हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, 9 हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप जानते रहिए कि ये 18 हार्मोन्स हो गए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है पैनक्रियास के हार्मोन्स होते हैं। पैनक्रियास के हार्मोन्स कौन से होते हैं? पैनक्रियास का जो हार्मोन्स होता है उसमें आपको पता है इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, सोमैटोस्टैटिन है, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड है। तो ये पैनक्रियास के हार्मोन जो बेसिकली इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैनक्रियास से रिलीज होता है उसको आपको जानना है। तो 3 हार्मोन्स और हो गए, 18 21 हार्मोन्स हो जाएगा। इसके बाद जो है पैराथार्मोन हार्मोन, जो कि आपका पैराथायरॉइड ग्लैंड से बनता है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कैल्सीटोनिन, दैट इज फ्रॉम द आपका ग्लैंड से बनता है। तो टोटल 23 हार्मोन्स हो गया। इसके साथ साथ हम जीआईटी से 5 से 6 हार्मोन्स देखते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट also secrete some hormones do that stimulate the cells present in the GIT to synthesize and release of the various enzyme, मतलब बेसिकली डाइजेस्टिव जूसेस की बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद पिनियल ग्लैंड हार्मोन्स बनाता है, मेलाटोनिन वो भी आपका है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि थाइमस ग्लैंड हार्मोन्स बनाता है, थाइमोसिन, उसको हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारी किडनी हार्मोन्स बनाती है, किडनी इरिथ्रोपोइटिन बनाएगी, रेनिन बनाती है। तो ये भी हमारे क्या होते हैं? प्लेसेंटा के हार्मोन्स होते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स, लगभग जो है 25 से 30 हार्मोन्स, 30 से भी ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं जो कि बनते हैं। और ये किसका नेचर क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। तो इन सबको याद नहीं करना है आपको। हार्मोन्स आए, आप इन 5 को लिस्ट याद रखिए। 5 की लिस्ट अगर आपको याद है तो हार्मोन्स आए और आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं कि वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन्स है या आपका प्रोटीन नेचर हार्मोन्स है। तो जो है इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मतलब कि केमिकल नेचर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम को समझना है तो ये बिल्कुल पूरे टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि इसी से बेस्ड हम लोग सिग्नलिंग की बात करेंगे। अब देखिए इसमें एक बात आपने देखा होगा कि जब हमने सारा केमिकल नेचर आपको बता दिया तो आपको ये एक दिमाग में बात आनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या इसको आगे कैसे हम लोग इसका मैकेनिज्म समझेंगे, कैसे हार्मोन्स काम करता है, वो मैकेनिज्म है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है वो हम देखेंगे। क्योंकि रिसेप्टर का जो है के थ्रू ये वर्क करेगा, ये एक लाइगेंड के रूप में होता है बॉडी के अंदर, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करती है।
तो इनका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, तो उससे पहले हम देखें कि जो केमिकल्स हैं, जो इनका नेचर है ये किस तरह का है। तो बेसिकली देखो, दो कंडीशन बॉडी के अंदर, दो ही तरह के जो है मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स की कंडीशन देखें तो दो ही तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या तो वो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। मतलब या तो वाटर में सॉल्युबल होगा तो मतलब हाइड्रोफिलिक होगा, या तो जो है वाटर में इनसॉल्युबल है तो हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक होता है उसी को हम लोग नॉन पोलर भी बोलते हैं, क्योंकि वो आयनाइज नहीं होता है और वो आसानी से सॉल्युबल नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है उसका कारण है, बायोमॉलिक्यूल्स में समझेंगे कि वाटर में वही चीज डिजॉल्व होती हैं, वही मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होंगे, वही कंपाउंड डिजॉल्व होंगे जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी या बराबर होगी। तो इक्वल, एटलीस्ट डेंसिटी जो है इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो, तभी वो अपने जो है अंदर डिजॉल्व करता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि अगर हम फैट की बात करें, लिपिड की बात करें, तो वो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, दैट इज 0.86। तो मतलब वाटर डेंसिटी कम है तो इसीलिए जो है सॉल्युबल नहीं होता है। तो सॉल्युबिलिटी का एक रूल है, डेंसिटी वाइज कहते हैं वाटर की डेंसिटी 1 होती है और लिपिड की डेंसिटी 0.86 होती है, तो मतलब कम होता है, तो इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होता। तो इस तरह से हम इन चारों को देख करके दो कैटेगरी बना सकते हैं कि पोलर और नॉन पोलर की दो कैटेगरी हमने बना लिया। तो कौन से हार्मोन्स पोलर है, कौन से नॉन पोलर है, उनको देखेंगे। ये प्रोटीन है, आपको पता है अमीनो एसिड से बना होगा, एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, तो डेफिनेटली पोलर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोलर या हाइड्रो, या इसी को कहते हैं हाइड्रोफिलिक कहेंगे। इसको हाइड्रोफिलिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, पोलर या हाइड्रोफिलिक होता है। दूसरा जो होता है, जो है अगर देखें तो नॉन पोलर है, तो इसमें जो है आपका नॉन पोलर कौन सा है, नॉन पोलर हो जाएगा, नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक कहते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक है मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो इसके साथ साथ ये जो है कौन कौन सा, अगर हम इनको नंबरिंग दे दें तो नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर 1 जो है इसको देते हैं तो नंबर 1 ये हो जाएगा, आपका पोलर नेचर का हो जाएगा, पोलर नेचर में आ जाएगा। दूसरा जो है आपका ये वाला भी, मतलब अमीनो एसिड के हार्मोन्स और जो है पॉलीपेप्टाइड नेचर के हार्मोन्स, दोनों क्या हो जाएंगे, पोलर नेचर के हार्मोन्स हो जाएंगे। और स्टेरॉइड नेचर जो कि लिपिड से बना होता है, स्टेरॉइड आपको पता है फैटी एसिड से बना ही होगा, तो ये जो है आपका नॉन पोलर हो जाएगा। और ये भी जो है आपका फैटी एसिड वाला भी नॉन पोलर नेचर का हार्मोन्स हो जाएगा। तो इस तरह से केमिकली अगर आप देखें, अगर इसको हम इरेज करके केमिकली देखें तो हमने दो कैटेगरी बना ली, हार्मोन्स के दो कैटेगरी बन गई, पोलर नेचर और नॉन पोलर नेचर, या हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, दो कैटेगरी हमने इसमें बना दिया। हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हार्मोन्स की अगर अब बात करें, अगर एक कंक्लूड करके बात करें तो यहाँ पे दो कैटेगरी हो जाएगी। एक हो जाएगा हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स है। हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कौन होगा, वाटर लविंग की बात करते हैं तो हाइड्रोफिलिक जो है हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। एक हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हो जाता है हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स हो जाता है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो हार्मोन्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। इनको पोलर भी कहते हैं, इनको पोलर भी कहेंगे, और इसको हम लोग देता है नॉन पोलर भी कहते हैं, नॉन पोलर भी कहते हैं। तो दो कैटेगरी बन गई, दो कैटेगरी के बेस पर उसका मैकेनिज्म भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिज्म समझने के लिए ये दो कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप देखोगे कि आपको दो कैटेगरी कौन सी है, पॉलीपेप्टाइड के हार्मोन, जितने भी आपको 25 से 30 या उससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड के हार्मोन जो होते हैं, या इसको प्रोटीन नेचर का भी हार्मोन्स कहते हैं, प्रोटीन नेचर का भी हार्मोन्स कहेंगे। और दूसरा जो है इसमें हमने आपको बताया था कि अमीनो एसिड का हार्मोन्स, तो अमीनो एसिड जो होते हैं हार्मोन्स के, वो भी कैटेगरी इसके अंदर रख दिया जाएगा। तो ये दो हो गई, आपका हो गया। नॉन पोलर में हमने कि स्टेरॉइड नेचर का जो हार्मोन्स होगा, स्टेरॉइड नेचर का हार्मोन्स हो जाएगा। और दूसरा जो है यहाँ पे फैटी एसिड नेचर का हार्मोन्स जो है देखेंगे, फैटी एसिड नेचर का हार्मोन्स होता है। तो अब देखिए इसमें जो है अगर हमने एक कैटेगरी बनाई है तो इस कैटेगरी से फायदा क्या है, देखो फायदा ये है कि जो हमारा पोलर नेचर का हार्मोन्स मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर का हार्मोन्स है, उसके लिए जो है मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होता है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कि एक मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है फिक्स्ड, जो है उसका नाम क्या है, फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल। फिक्स्ड रिसेप्टर जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ऐसा रिसेप्टर जो सरफेस पे प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड रिसेप्टर मॉडल।
किसने दिया था? इसको सुदरलैंड ने दिया था। इसने किसको दिया था? सुदरलैंड ने दिया था। सुदरलैंड प्रपोज्ड दिस मॉडल दैट इज फिक्स रिसेप्टर मॉडल। जैसे आपका ये सेल है और इस सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा अगर रिसेप्टर, तो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। देयर आर सो मेनी रिसेप्टर्स फॉर द डिफरेंट हार्मोन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो हार्मोन्स क्या करेगा? इसके सरफेस पे आके बाइंड करेगा। सपोज कोई हार्मोन्स है तो हार्मोन्स क्या करेगा? हार्मोन्स आकर के सरफेस से बाइंड कर जाएगा। सपोज इनके सरफेस से अलग अलग नेचर के हार्मोन्स हो सकते हैं या सिमिलर हो सकते हैं, तो बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर भी होते हैं। तो ये जैसे ही रिसेप्टर आपका है और ये हमारा हार्मोन्स है, तो ये दोनों मिलके बनता है HRC। ये तो याद रखना है कि हार्मोन जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये सिग्नलिंग को इंड्यूस करता है। कौन सी सिग्नलिंग होगी वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज है कि सेल के सरफेस पे किसके लिए, मतलब किसके लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस के लिए, कौन से हार्मोन्स के लिए, तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोफिलिक या पोलर नेचर के हार्मोन्स के लिए। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? पहला आपका पॉलीपेप्टाइड की जितने भी 30 हार्मोन्स या उससे ज़्यादा, या अमीनो एसिड के 2 हार्मोन्स जो भी होते हैं वो आते हैं। तो ये एक बात समझ में आ गई कि आपको हार्मोन्स को हमने केमिकली क्यों कैटेगराइज किया और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये बात समझ में आ गई। तो दूसरा जो है हाइड्रोफिलिक नेचर का हार्मोन जो होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का, ये वाटर लविंग नहीं कहते, वाटर हेट कहते, हेटिंग। तो वाटर हेटिंग है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए इसको वाटर हेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे देखो इसको कहते हैं हम लोग मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। मोबाइल रिसेप्टर मॉडल, रिसेप्टर क्या है? मोबाइल है, साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मोबाइल रिसेप्टर मॉडल। मोबाइल रिसेप्टर मॉडल को कौन दिया था? JP तलवार ने दिया था। इसको देने वाले कौन है? JP तलवार। तो 2 मॉडल है, दोनों जो है अलग अलग हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपका एक सेल है तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है क्या होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। रिसेप्टर क्या है? प्रेजेंट इन द जो है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म में आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा कि चूंकि जो भी हाइड्रोफोबिक नेचर का हार्मोन होगा तो वो लिपिड परमिएबल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से परमिएबल होगा। तो जैसे सपोज करो यहाँ से कोई अगर हार्मोन्स प्रेजेंट है और ये हार्मोन्स क्या करेगा? यहाँ पे प्रेजेंट है तो इट कैन इजीली जो है पास थ्रू। तो ये क्या करेगा? आसानी से पास हो जाएगा और ये आसानी से पास होके अंदर आ जाएगा, क्योंकि परमिएबल होता है। लिपिड की मेम्ब्रेन भी बनी है और लिपिड का जो है हमारा रिसेप्टर भी बना है, लिपिड का जो है मेम्ब्रेन भी बना है और हार्मोन्स भी है, ये हार्मोन्स का भी है। तो ये आके इससे बाइंड करके वही काम करेगा। तो मान लो ये हमारा रिसेप्टर है, ये हमारा हार्मोन है, तो बनेगा वही बात, मतलब HRC। तो ये रिसेप्टर जो होता है साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, और ये रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है। मान लो इसके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है ना। तो ये 2 तरह का कंडीशन हो सकता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर हो सकता है। तो मोबाइल रिसेप्टर में 2 हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर और साइटोसॉलिक रिसेप्टर। साइटोसॉलिक रिसेप्टर 2 तरह के रिसेप्टर मोबाइल में आ जाएंगे। तो मोबाइल में बेसिकली 2 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा न्यूक्लियर रिसेप्टर हो जाएगा, न्यूक्लियर अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट मोबाइल है तो कहेंगे, और दूसरा होता है साइटोसॉलिक रिसेप्टर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या होता है और हार्मोन्स का जो है क्या जो है आपका कैसे जो है वर्क करेगा, किस तरह का रिसेप्टर प्रोसेस मैकेनिज्म का ये स्टार्टिंग पॉइंट बेसिक मैंने बताया। अभी मैकेनिज्म इसको डिस्कस करना है कि कौन कौन से सिग्नलिंग मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो आज जो है ये यहाँ तक हम जो है ये जो है आपका वीडियो पार्ट जो है यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इंड कर सकते हैं, यहाँ पे इंड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे जो बड़ा है, जो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बेसिकली सेल सिग्नलिंग का पार्ट है और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसे GPCR जो सबसे बड़ा जो है मैकेनिज्म, सब 60% जो होता है सिग्नलिंग जो होता है 60% से 80% जो सिग्नलिंग मैमेलियन के बॉडी के अंदर होता है या ह्यूमन के अंदर होता है, 60 से 80% सिग्नलिंग GPCR के होता है। मतलब गुआनिन कपल्ड रिसेप्टर जो प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होता है वो सबसे बड़ा लार्ज क्लास है, वो केवल जो था यूकैरियोट के अंदर होता है, बस प्रोकैरियोट्स में ये सिग्नलिंग नहीं पाई जाती है। उसमें भी हम लोग देखेंगे GPCR के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं उसको देखेंगे। GPCR तो हम कुछ सिग्नलिंग के नाम लिख दे रहे हैं जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। GPCR सिग्नलिंग क्या होती है, तो पहला सिग्नलिंग जो हमारा हो जाएगा जो डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म में,
तो इसको देखिएगा ये हाइड्रो, ये हम लिख दें अगर यहाँ पे हाइड्रो जो है फिलिक जो है नेचर के केस में देखेंगे तो यहाँ पे होता है GPCR। GPCR मतलब गुआनिन जो है प्रोटीन कपल रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। और GPCR में हम लोग देखेंगे G जो है स्टिमुलेटरी टाइप का हो जाएगा, GQ मतलब हो जाएगा जो है, और यहाँ पे तीसरा हम लोग देखेंगे GI इनहिबिटरी टाइप का। ये तीनों पे आपको फोकस करना है। अगर आप तीन जो है समझ जाएंगे तो आपको GPCR मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, GPCR CSIR का अलग से भी इंडिविजुअल सवाल है और हर साल CSIR इस पार्ट से, इस टॉपिक से सवाल पूछता है जो कि सेल सिग्नलिंग में हमें पढ़ना भी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको बता के ही चलेंगे, इस सिग्नलिंग के बारे में तो डिस्कस करके ही चलेंगे। सेलुलर सिग्नलिंग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट में। और यहाँ पे देखिए GPCR जो है ये आपका देखेंगे 2 हो गया पहला। दूसरा जो है इसके अंदर देखेंगे कि आपका रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ये होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो होता है आपका टायरोसिन काइनेज जो है रिसेप्टर है, एक सिग्नलिंग ये हो जाएगी। तीसरा जो होता है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर हो जाएगा, तीसरी सिग्नलिंग होती है। चौथी सिग्नलिंग हम लोग देखेंगे जैक स्टैट, तो इसमें जो है जैनस मतलब जैक स्टैट सिग्नलिंग होगी, स्टैट सिग्नलिंग हो जाएगी। तो ये सिग्नलिंग सारी जो है हाइड्रोफिलिक के केस में हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर से सिग्नलिंग भी देखेंगे जो हाइड्रोफोबिक या साइटोसोलिक रिसेप्टर के केस में डिस्कस करेंगे। तो इन सारे सिग्नलिंग को हम लोग जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्या है सिग्नलिंग। बिना सिग्नलिंग को जाने आप जो है एंडोक्राइन सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट इन सारी सिग्नलिंग को तो हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे क्योंकि इन सिग्नलिंग को हम लोग जो है अपने जो है एंडोक्राइन के चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आप इन सारी सिग्नलिंग मतलब 4 इधर हो जाएगा और एक न्यूक्लियर का, तो 5 सिग्नलिंग कम से कम हमको समझ में आनी चाहिए बिफोर जो है स्टार्टिंग जो है दिस चैप्टर जो है मतलब कि फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो है हम इसको डिस्कस करेंगे और इसकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हमें मिले। तो इसकी फीडबैक आप लोग देते रहा करिए, कमेंट के थ्रू जो है कुछ बताइए अगर क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या और चीज़ ऐड किया जा सकता है और आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये सारी चीज़ें आप कमेंट में ऐड जरूर करें, इससे हमें मदद मिलेगी कि हम आपको समझ पाएँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्लासेस आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आपके कमेंट ही हमें बताएंगे कि हम अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये इसलिए आपकी मदद जो है बहुत ज़रूरी है अपने कमेंट, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो वहाँ पे डायरेक्टली हमारा इंटरेक्शन होता है बच्चों से, और इवन टीचिंग के दौरान फेशियल एक्सप्रेशन भी जब ये बताता है कि कौन से बच्चे को कम समझ में आ रहा है, कौन से को ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो आपके जो कमेंट होंगे, आपके जो है पोस्ट होंगे, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी या जो भी सजेशंस होंगे सारे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, जिसके बेस पर हम जो है अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में और हमको भी समझ में आएगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो उनको समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी सिग्नलिंग को लेके आगे बढ़ेंगे और सारी सिग्नलिंग को 1 बाय 1 पहले डिस्कस करेंगे, तब हम जो है आगे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम एक एक ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप हमसे जुड़े रहें और अब जो भी चीज़ें जो है आपको समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल डेफिनेटली पूछिए। तो आज की ये जो है क्लास यहीं पे एंड कर दी जा रही है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्नलिंग के जो ये 5 पार्ट टाइप हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस जो है वीडियो या जो है दिस वीडियो दैट इज डिलीवर्ड बाय द सियान एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दिस इज डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। थैंक यू वंस अगेन टू ये बंद हो गया। यशवंत, शैलेंद्र, हम तो बंद किए, बंद हुआ? यहाँ से बंद होता है। वो तो आ गया होगा। हाँ, वो हटा देंगे। थोड़ा सा लास्ट में कट कर देना, ठीक।